mechanism of breathing. Today we will discuss mechanism of breathing. So breathing क्या चीज़ है? inhalation and exhalation of air. अगर हम एयर को अंदर लेके जाते हैं और जो फालतू एयर है या ख़राब एयर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उसे हम बाहर निकालते हैं, तो बाहर निकालने वाले मैकेनिज्म को हम कहते हैं एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। और जब अंदर जाती है एयर तो उसे हम कहते हैं इनहेलेशन और इंस्पायरेशन। तो इसका मैकेनिज्म किस तरह है? सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके मैकेनिज्म में इन्वॉल्व कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो आप याद रखिएगा कि अगर आप जब भी आप ब्रीथिंग की बात करें तो सबसे पहले आपके सामने आएगा ब्रेन, और ब्रेन में मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो कंट्रोल सेंटर है, बेसिक कंट्रोल सेंटर जो है ब्रीथिंग का वो है मेडुला ऑब्लांगेटा। जबकि मेडुला ऑब्लांगेटा इंटरकॉस्टल नर्व्स के थ्रू मैसेज लेके जाता है इंटरकॉस्टल मसल्स की तरफ। मसल्स है, इंटरकॉस्टल मसल्स है। और दूसरी तरफ आपके पास एक और नर्व मौजूद है जिसे हम कहते हैं प्रीनिक नर्व। प्रीनिक नर्व क्या करता है कि ये मैसेज लेके जाता है इम्पल्सिस, स्टिमुलस आता है, इम्पल्सिस लेके जाता है कहाँ पर? डायफ्राम तक। जब डायफ्राम तक चला जाता है, डायफ्राम असल में है कि प्रीनिक नर्व मैसेज लेके जाता है डायफ्राम तक, जिसकी वजह से डायफ्राम जो है वो डोम शेप है। अगर इंस्पायरेशन है, इंस्पायरेशन एयर की इनहेलेशन है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। और अगर एक्सपायरेशन है तो ये रिलैक्स होगा। तो इंटरकॉस्टल मसल्स जो है ये रिब को इनवर्ड, अगर हम बात करें इंटरकॉस्टल मसल्स की इंस्पायरेशन में तो ये रिब्स भी इन्वॉल्व है इसमें। रिब्स को क्या करता है कि ये आउटवर्ड लेके जाता है, आउटवर्ड बाहर की तरफ। तो वैक्यूम ज्यादा हो जाता है, पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो ये चीजें याद रखिएगा ब्रीथिंग में कि ब्रीथिंग में आपके पास मेडुला ऑब्लांगेटा, इंटरकॉस्टल मसल, इंटरकॉस्टल नर्व्स, प्रीनिक नर्व्स, इंटरकॉस्टल मसल्स, डायफ्राम, रिब्स एंड स्टर्नम। स्टर्नम की भी हम बात करेंगे। स्टर्नम जो है, जो बोन है दोनों रिब्स के बीच में, यहाँ पर चेस्ट का बोन है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं, स्टर्नम भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये आपके पास ब्रीथिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से ब्रीथिंग कंट्रोल होती है। अब ब्रीथिंग की बात करें तो ये वॉलंटरी भी हो सकती है, इनवॉलंटरी भी हो सकती है। तो वॉलंटरी क्या हो सकती है? इनवॉलंटरी तो सबको पता है कि ब्रीथिंग हो सकती है, ब्रीथिंग होती है नॉर्मली इनवॉलंटरी। लेकिन वॉलंटरी किस तरह होती है? स्नीजिंग, ये वॉलंटरी है। हम वॉलंटरी जो है सिंगिंग, कोई गाना गाता है तो क्या करता है कि ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को फोर्सफुली स्टॉप कर देता है। तो ये होगी आपके पास क्या? वॉलंटरी ब्रीथिंग। तो अब इनवॉलंटरी का मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे या हम ब्रीथिंग का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। इंस्पायरेशन में क्या होता है? आपके पास मसल्स है, जैसे कि मैंने मेडुला ऑब्लांगेटा की बात की। मेडुला ऑब्लांगेटा से एक नर्व्स गया है, कहां पर? के पास एक नर्व गया है इंटरकॉस्टल नर्व्स जिसे हम कहते हैं, कहां पर? इंटरकॉस्टल मसल्स पर। अब इंस्पायरेशन होती है तो इंस्पायरेशन में क्या होता है कि ये जो यहाँ पर इंटरकॉस्टल मसल्स है, ब्रेन से यहाँ पर नर्व आया है, ये नर्व मैसेज भेजता है कि अब आपने कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इंटरकॉस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये रिब्स के बीच में मौजूद होता है। रिब्स के बीच में आपके पास एक मसल्स मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो ये रिब्स को आउटवर्ड, फॉरवर्ड की तरफ, आउटवर्ड लेके जाता है। जब बाहर की तरफ लेके जाता है और एट द सेम टाइम इंटरकॉस्टल नर्व्स और प्रीनिक नर्व सेम टाइम पर मैसेज जो है भेजता है, उसके साथ डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। बेसिकली डायफ्राम जो है वो डोम शेप होता है, डोम शेप इस तरह का होता है डायफ्राम। तो ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इंस्पायरेशन में बिल्कुल सीधा हो जाता है। तो आपके पास क्या हो जाता है कि जब रिब्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आउटवर्ड लेके जाते हैं, स्टर्नम अपना पोजीशन छोड़ देता है। ये जो मेन बोन है स्टर्नम, ये अपने पोजीशन को छोड़ के चला जाता है जो वर्टिब्रल कॉलम के साथ है। तो ये छोड़ के जाता है। जब ये छोड़ के जाता है तो थोरेसिक कैविटी का जो वैक्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, सरफेस इंक्रीज हो जाती है, वाइड हो जाती है, ओपन हो जाती है। तो जब आपके पास वैक्यूम इंक्रीज हो गया तो यहां पर पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। कहां पर? लंग्स की लंग्स जो है वो इनक्लोज्ड है, उसकी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, वो कांटेक्ट है किस चीज के साथ? ट्रैकिया के साथ। तो क्या हो जाता है कि प्लूरल कैविटी में पार्शियल वैक्यूम जो है वो क्रिएट हो जाता है और प्लूरल कैविटी जो है वो इनलार्ज हो जाती है, ओपन हो जाती है, क्योंकि उसे स्पेस मिल जाता है। तो क्या है कि ट्रैकिया के थ्रू आपके पास एयर जो है वो लंग्स के अंदर चला जाता है। ये जस्ट लाइक काम करता है किस चीज की तरह? सक्शन पंप। सक्शन पंप जो है वो भी चीजों को सक कर देता है। इस तरह जब एयर की जरूरत होती है
है तो हमारे लंग्स जो है और थोरेसिक कैविटी जो है ये सक्शन पंप की तरह काम करते हैं। और पार्शियल वैक्यूम किसे कहते हैं? जब आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है तो एयर एंटर हो जाता है कहां पर? लंग्स के अंदर। और लंग्स के बाहर जो थोरेसिक कैविटी है दोनों का इक्विलिब्रियम जो है मेंटेन रहता है। जब एयर इसके अंदर आ जाती है तो इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है। तो अब आपके पास आ गई एयर आ गई तो ऑक्सीजन चला जाएगा सेल्स के अंदर रिस्पिरेशन के लिए। इसके बाद क्या होगा? ये रही आपके पास इंस्पिरेशन, इंस्पायरेशन। अब है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन किस तरह होती है? आपके पास अब जो है फालतू एयर जो है कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर आ गया तो पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो गया। यहाँ पर वैक्यूम जो है वो तो ऑलरेडी ज्यादा है लेकिन इसके अंदर एयर बहुत ज्यादा आ गई तो एयर आ गई, वो भी फालतू एयर, इसे हमने बाहर निकालना है। बाहर निकालना है तो फिर ब्रेन से, सब कुछ ब्रेन से कंट्रोल होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा से इंटरकॉस्टल मसल्स और जो ब्रेनिक नर्व्स है और इंटरकॉस्टल नर्व्स दोनों इंटरकॉस्टल मसल्स की तरफ और डायफ्राम की तरफ मैसेज भेजता है। जब मैसेज भेजता है तो इंटरकॉस्टल मसल्स क्या कर देता है कि इनवर्ड पोजीशन की तरफ, अंदर की तरफ क्या करता है कि रिब्स को धकेल देता है। स्टर्नम अपना पोजीशन वापस गेन कर लेता है। जब स्टर्नम अपना पोजीशन गेन कर लेता है तो डायफ्राम जो है वो भी अपने पोजीशन में आ जाता है। इसे हम कहते हैं रिलैक्स कंडीशन। ये वापस अपनी शेप में आ जाते हैं, रिलैक्स कंडीशन है। तो रिलैक्स कंडीशन में क्या होगा कि ये कम हो गया ना, सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन, सरफेस एरिया कम हो गया तो क्या हो गया? रिडक्शन हो गई। प्लूरल कैविटी में भी रिडक्शन हो गई, वो वाइड हो गई थी इंस्पिरेशन में। तो जब ये रिड्यूस होगी तो क्या होगा? एयर बाहर निकल आएगा ना, सरफेस डिक्रीज होगी। जो एयर इसके अंदर मौजूद है, फालतू एयर है जिसे हमने निकालना है तो वो बाहर, तो ट्रेकिया की तरह जो है इसके जो है बाहर इसके लिए पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। असल मैकेनिज्म ये है कि बाहर जो है इन्वायरमेंटल कंडीशन में पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और यहाँ पर जो है वैक्यूम जो है वो भरा हुआ है किस चीज से? आपके पास एयर के साथ। और इसके लिए सरफेस हमने डिक्रीज कर दी, रिडक्शन हो गई तो एयर आपके साथ बाहर निकल जाएगा। तो बाहर ये रही आपके पास एक्सपिरेशन। तो याद रखिएगा कि आपके पास ये कंट्रोल होती है किन किन चीजों से? मेडुला ऑब्लांगेटा, इंटरकॉस्टल मसल्स। अगर हम ब्रीथिंग में एक्सपिरेशन की बात करें तो इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा से इंटरकॉस्टल नर्व्स, इंटरकॉस्टल नर्व से इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो रिब्स को आउटवर्ड, रिब्स जो है उसे आउटवर्ड ले जाता है, फॉरवर्ड ले जाता है और स्टर्नम को फॉरवर्ड ले जाता है अपने पोजीशन से आउटवर्ड। तो ये अपना पोजीशन छोड़ देता है, थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो जाती है। प्लूरल कैविटी में भी इनलार्जमेंट हो जाती है, वो वाइडल हो जाती है। तो अब ये हो गया एयर अंदर चली गई। ये मैकेनिज्म रहा आपके पास इंस्पिरेशन का। अब एक्सपिरेशन है, एक्सपायरेशन में क्या होता है कि इसमें एक और बात है कि ये जो है ये दोनों मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है। हम कहेंगे कि प्रेनिक की वजह से डायफ्राम जो है वो क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया इस केस में इंस्पिरेशन में। अब जो है एक्सपिरेशन की बात करें तो इंटरकॉस्टल मसल्स फिर से मैसेज भेजता है कहां पर? इंटरकॉस्टल नर्व्स, इंटरकॉस्टल मसल्स तक। इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। एट द सेम टाइम प्रेनिक नर्व जो है वो डायफ्राम की तरफ मैसेज भेजता है, स्टिमुलस इंपल्स लेके जाता है तो डायफ्राम वापस अपने शेप में आ जाता है, डोम शेप में आ जाता है। तो जब भी ये डोम शेप में आता है तो एरिया कम हो जाती है। जब एरिया कम हो जाती है तो रिडक्शन होती है एरिया की और इसकी वजह से एयर बाहर निकलता है। तो थैंक यू, ये था आपका आज का लेक्चर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, मत भूलिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।